ब्राजील की कुछ सबसे भयानक किंवदंतियों के बारे में जानने के लिए तैयार हो जाइए। अंधेरी सड़कों पर मुलाकातों से लेकर अलग-थलग शहरों में होने वाले अनुष्ठानों तक, ये कहानियां आपके मन को परेशान करने और आपको डराने का वादा करती हैं। हमारे साथ बने रहें और अपनी बत्तियां जलाकर रखें। जो कुछ आप सुनने वाले हैं, वह आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा परेशान करने वाला हो सकता है। हम सबसे प्रसिद्ध किंवदंतियों में से एक बाथरूम गोरी के साथ शुरुआत करते हैं। ब्राजील के हर स्कूल में, गलियारों में फुसफुसाहट होती है। वे बदनाम बाथरूम गोरी के बारे में बात करते हैं। यह किंवदंती पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। मुलाकातों की कहानियां इतनी डरावनी हैं कि वे सभी को सहमा देती हैं। यह कहानी कई साल पहले शुरू होती है। मारिया ऑगस्टा नाम की एक युवा छात्रा इसकी मुख्य पात्र थी। वह लंबे सुनहरे बालों और चमकीली आंखों वाली एक हाई स्कूल छात्रा थी। वह अपने सहपाठियों के बीच लोकप्रिय थी। हालांकि वह एक शरारती लड़की के रूप में भी जानी जाती थी। वह झगड़ों और शरारतों में शामिल होती थी। एक दिन मारिया ऑगस्टा ने छुट्टी के दौरान अपने दोस्तों के साथ मजाक करने का फैसला किया। वह लड़कियों के बाथरूम में घुस गई, जिसका इरादा अंदर आने वाले किसी को भी डराना था। हालांकि कुछ बहुत गलत हो गया। जैसे ही मारिया ऑगस्टा एक केबिन में छिपी, लड़कियों का एक समूह बाथरूम में आया। वे हंस रही थीं और बातें कर रही थीं। उन्हें बाथरूम गोरी की उपस्थिति का एहसास नहीं हुआ। जब मारिया ऑगस्टा ने उन्हें डराने की कोशिश की, तो एक लड़ाई शुरू हो गई। गड़बड़ी के दौरान मारिया ऑगस्टा फिसल गई और उसका सिर संगमरमर के वॉश बेसिन से टकरा गया। वह बेजान होकर जमीन पर गिर गई। लड़कियां उसे घबराकर बिना किसी को बताए भाग गईं। उन्हें त्रासदी के लिए दोषी ठहराए जाने का डर था। मारिया ऑगस्टा घंटों बाद मृत पाई गई। स्कूल ने घटना को दबाने की कोशिश की, हालांकि अफवाहें तेजी से फैल गईं। कहा जाता है कि मारिया ऑगस्टा की प्रतिशोधी आत्मा शांति से आराम नहीं कर सकी। वह जीवित और मृत लोगों की दुनिया के बीच फंसी हुई थी। वह उस जगह पर मंडराती रही जहां उसे अपनी दुखद अंत मिला था। उसे बुलाने के लिए पर्याप्त बहादुर लोगों के लिए एक विशेष अनुष्ठान है। सबसे पहले बाथरूम में जाना होता है, फिर बत्तियां बुझानी होती हैं, उसके बाद जंजीर को 3 बार खींचना होता है। अंत में आईने के सामने उसका नाम 3 बार पुकारना होता है। कई लोग दावा करते हैं कि इस अनुष्ठान को करने पर परिवेश का तापमान नाटकीय रूप से गिर जाता है। मुरझाए हुए फूलों की गंध हवा में भर जाती है। यदि आप में आईने में देखने की हिम्मत है, तो आप मारिया ऑगस्टा की पीली आकृति देख पाएंगे। उसके सुनहरे बाल उलझे हुए होंगे और आंखें खाली होंगी। वह खून के आंसू रोएगी। मुलाकातों की कहानियां अनगिनत और भयावह हैं। छात्रों ने केबिन के दरवाजे खुद ब खुद पटकाते हुए देखने का वर्णन किया है। वे पास में किसी के बिना नल के खुलने और बंद होने की भी रिपोर्ट करते हैं। खाली बाथरूम में अजीब फुसफुसाहट गूंजती है। कुछ मामलों में छात्र एक अदृश्य शक्ति द्वारा हमला किए जाने का दावा करते हैं। उन्हें खरोंच और हिंसक खिंचाव महसूस होता है। मारिया ऑगस्टा की आत्मा, जिसे अब बाथरूम गोरी के नाम से जाना जाता है, डर से पोषित होती प्रतीत होती है। कुछ लोग कहते हैं कि वह केवल उन्हीं के सामने प्रकट होती है जो वास्तव में उसकी किंवदंती में विश्वास करते हैं। यह अनुभव को और भी अधिक व्यक्तिगत और भयावह बनाता है। इसके अलावा, यदि आप उसे बुलाने के बाद भागने की कोशिश करते हैं, तो यह न सोचें कि आप सुरक्षित हैं। कई लोगों ने उसकी भयावह उपस्थिति महसूस करने का दावा किया है। उसने उनका पीछा स्कूल के गलियारों में किया है। यह तब तक होता है जब तक उसके कदमों की आवाज पूर्ण सन्नाटे में गायब नहीं हो जाती। एक विशेष कहानी किंवदंती के बारे में संदेह करने वाले दोस्तों के एक समूह से संबंधित है। उन्होंने एक शुक्रवार की रात को उसे बुलाने का फैसला किया। वे अनुष्ठान का पालन करते हुए हंस रहे थे और मजाक कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने बत्तियां बुझाईं और उसका नाम 3 बार पुकारा, तो वातावरण में कुछ ठंडापन छा गया। मुरझाए हुए फूलों की गंध इतनी तेज थी कि लगभग उनका दम घुट रहा था। आईने में उन्होंने केवल मारिया ऑगस्टा को नहीं देखा, उन्होंने एक विकृत और भयानक प्रतिबिंब देखा। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी आत्मा दर्द और नफरत से गल रही हो। बत्तियां टिमटिमा रही थीं और दरवाजे जोर से बंद हो रहे थे। जब वे आखिरकार बाथरूम से बाहर निकलने में कामयाब हुए, तो एक दोस्त की पीठ पर गहरे खरोंच के निशान थे। ऐसा लग रहा था जैसे अदृश्य पंजों ने उस पर हमला किया हो।
तब से उनमें से कोई भी बुरे सपनों के बिना नहीं सो पाया है। वे उस रात के बारे में बात करने से हर कीमत पर बचते हैं। उन्होंने जो आतंक अनुभव किया वह सिर्फ एक स्कूली मजाक होने के लिए बहुत वास्तविक था। अब हम चुपकाब्रास की ओर बढ़ते हैं। ब्राजील के ग्रामीण इलाकों की सबसे अंधेरी रातों में निवासियों के बीच एक पुराना डर फिर से उभर आता है। यह चुपकाब्रास का डर है। यह पौराणिक प्राणी जहां भी जाता है आतंक का निशान छोड़ने के लिए जाना जाता है। उसके हमले रहस्य और खून से चिह्नित होते हैं। ब्राजील में चुपकाब्रास की पहली उपस्थिति एक छोटे से कृषि गांव में हुई। यह बाहिया के अंदरूनी हिस्से में था। सब कुछ खेत के जानवरों पर अज्ञात हमलों की कहानियों से शुरू हुआ। किसान अपनी बकरियों, मुर्गियों और अन्य जानवरों को मृत पाते थे। सभी के गले में छेद के निशान थे। वे पूरी तरह से खून से सने हुए थे। लड़ाई या झात शिकारियों के कोई निशान नहीं थे जो ऐसा कर सकते थे। रात का सन्नाटा और लाशें ही थीं। चुपकाब्रास के आगमन को देखने वाले पहले पीड़ितों में से एक जुआओं एक अनुभवी किसान था। एक चांदनी रात में उसने अपने बाड़े से अजीब आवाजें सुनी। एक टॉर्च और एक पुरानी बंदूक से लैस होकर उसने जांच करने के लिए अंधेरे में कदम रखा। जैसे जैसे वह पास आया हवा घनी होती प्रतीत हुई। खून की धातु जैसी गंध उसकी नाक में भर गई। उसकी आंखें मुश्किल से ही विश्वास कर पा रही थीं कि वे क्या देख रही थीं। वहां एक छोटा कांटों से ढका प्राणी था। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और पंजे नुकीले थे। वह उसकी एक बकरी का खून चूस रहा था। जुआऊ डर से जम गया। प्राणी ने सिर उठाया और उसे अपनी नर्क जैसी आंखों से देखा। एक तेजी से हुए हरकत में चुपकाब्रास रात में गायब हो गया। उसने केवल अपनी भयानक चीख की गूंज छोड़ी। जुआऊ ने अन्य निवासियों को चेतावनी देने की कोशिश की, लेकिन कई लोगों ने सोचा कि वह बड़बड़ा रहा था या शराबी था। हालांकि जैसे जैसे हमले अधिक बार होते गए अविश्वास डर में बदल गया। समुदाय अलर्ट पर आ गया। रातें दरवाजों के ताले लगने की आवाज से भरी थीं। खिड़कियां बंद होने और फुसफुसाहट वाली प्रार्थनाएं भी सुनी जाती थीं। चुपकाब्रास का डर फैल गया। देश के अन्य क्षेत्रों से रिपोर्टें सामने आईं। हर कहानी समान थी। मरे हुए जानवर, खून से सने हुए, बिना किसी स्पष्टीकरण के। सबसे भयानक कहानियों में से एक में एक परिवार शामिल था। उन्होंने एक ठंडी रात में पहाड़ों में डेरा डालने का फैसला किया। जब सभी सो रहे थे तो परिवार के पिता पौलो ने तंबू के बाहर अजीब आवाजें सुनी। यह सोचकर कि वह एक जंगली जानवर था, वह जांच करने के लिए बाहर निकला। जो उसे मिला वह बहुत बुरा था। अलाव की रोशनी में उसने एक भयानक छाया देखी। वह उसके बच्चों का पीछा कर रहा था। चुपकाब्रास ने तेजी से हमला किया, लेकिन पौलो एक जलती हुई टहनी से उसे भगाने में कामयाब रहा। हालांकि प्राणी अपने निशान छोड़े बिना नहीं गया। उसके 2 रखवाले कुत्ते अगली सुबह मृत पाए गए। उनके शरीर में एक बूंद भी खून नहीं था। चुपकाब्रास का डर सीमाओं को पार कर गया। राक्षस शिकारी और अलौकिक उत्साही लोग ब्राजील आने लगे। वे प्राणी को पकड़ने या कम से कम प्रलेखित करने की उम्मीद में आए थे। नाइट विजन कैमरे, जाल और मोशन सेंसर से लैस होकर उन्होंने ग्रामीण इलाकों में कदम रखा। लेकिन चुपकाब्रास की चालाकी हमेशा उनके प्रयासों को विफल करती हुई प्रतीत होती थी। स्थानीय निवासियों ने अपने अनुभव साझा किए और सुराग दिए। हमले वाली जगहों के आसपास अजीब निशान पाए गए थे। उन्होंने पंखों के फड़फड़ाने की विशिष्ट आवाज का भी उल्लेख किया। इससे पता चला कि प्राणी उड़ सकता है। कुछ लोगों ने आकाश में अजीब रोशनी देखने की भी सूचना दी। इसने उन सिद्धांतों को बढ़ावा दिया कि चुपकाब्रास का एलियन मूल हो सकता है। स्थानीय अधिकारी हैरान थे। उनके पास बढ़ते आतंक को शांत करने के लिए कोई ठोस जवाब नहीं थे। चेतावनी जारी की गई। उन्होंने लोगों को रात के दौरान अपने जानवरों को सुरक्षित रखने की सलाह दी। उन्होंने उन्हें रात के बाद अकेले बाहर निकलने से बचने के लिए भी कहा। हालांकि चुपकाब्रास ने अपना आतंक अभियान जारी रखा। वह पकड़ने या समझने के किसी भी प्रयास को चुनौती दे रहा था। एक रात राक्षस शिकारियों की एक टीम एक वीडियो कैप्चर करने में कामयाब रही। यह कुछ ऐसा था जो चुपकाब्रास जैसा लग रहा था। वह प्राणी एक साफ जगह में देखा गया। उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। जब शिकारी पास आए तो वह पलट गया। जंगल में गायब होने से पहले उसने एक तीखी चीख निकाली। वीडियो परेशान करने वाला है। यह एक ऐसे प्राणी को दिखाता है जो किसी भी झांत चीज जैसा नहीं है।
चुपकाब्रास की किंवदंती डर और रहस्य का मिश्रण है। यह एक बुरा सपना है जो कई लोगों के लिए सच हो गया है। जैसे जैसे सूरज ढलता है और छाया लंबी होती जाती है, प्राणी का डर मंडराता रहता है। वह निर्दोषों का खून चूसता है। वह उन लोगों के सपनों और रातों में घूमता है जो उसके प्रभुत्व में रहते हैं। इस प्रकार सवाल बना रहता है, रात के अंधेरे में चुपकाब्रास की भयानक चीख सुनने वाला अगला कौन होगा? अब सासी पेरेरे। ब्राजील के घने और पुराने जंगलों में एक किंवदंती मौजूद है। यह कई स्थानीय लोगों को रात में बाहर निकलने से डराता है। यह सासी पेरेरे की किंवदंती है। हालांकि उसे अक्सर एक शरारती मजाकिया के रूप में दर्शाया जाता है, इस प्राणी का एक कहीं अधिक भयावह पक्ष है। यह परेशान करने वाला भी है। सासी पेरेरे का वर्णन एक पैर वाले काले बच्चे के रूप में किया गया है। वह एक लाल टोपी पहनता है और पाइप पीता है। वह तेजी से चलता है, हवा के भंवरों में गायब हो जाता है। वह जहां चाहे फिर से प्रकट होता है। उसकी शरारतें झ्यात हैं, जैसे चीजें छिपाना, जानवरों को डराना और लोगों के साथ मजाक करना। हालांकि सासी की सच्ची प्रकृति कहीं अधिक भयावह है। एक बार एक परिवार ने जंगल के बीच एक अलग थलग झोपड़ी में सप्ताहांत बिताने का फैसला किया। उन्होंने सासी के बारे में कहानियां सुनी थीं। वे मानते थे कि वे बच्चों को डराने के लिए केवल कहानियां थीं। हालांकि उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि वे गलत थे। पहली रात जंगल की शांति अजीब हंसी से टूट गई। झोपड़ी के चारों ओर तेजी से कदमों की आवाज भी सुनी गई। चीजें रहस्यमय तरीके से गायब होने लगीं। वे केवल अलग अलग जगहों पर फिर से प्रकट होती थीं। तनाव बढ़ रहा था और देखे जाने का एहसास बढ़ रहा था। पिता यह पता लगाने के लिए दृढ़ थे कि क्या हो रहा था, जांच करने के लिए बाहर निकले। वह जंगल में चला, अपने चारों ओर एक अदृश्य उपस्थिति महसूस कर रहा था। अचानक उसके सामने हवा का एक भंवर बन गया। बीच में से सासी अपनी शरारती मुस्कान और चमकीली आंखों के साथ उभरा। पिता ने पास आने की कोशिश की, हालांकि सासी गायब हो गया, अंधेरे में अपनी हंसी की गूंज छोड़ गया। झोपड़ी में लौटने पर पिता ने परिवार को घबराया हुआ पाया। सभी ने सासी की हंसी सुनी थी और उसकी परेशान करने वाली उपस्थिति महसूस की थी। रात के बाकी समय में कोई नहीं सो सका। सासी झोपड़ी के चारों ओर घूमता रहा, उसका नाम फुसफुसाता रहा। यह बढ़ता हुआ डर पैदा कर रहा था। अगली सुबह परिवार ने जाने का फैसला किया। हालांकि सासी ने उन्हें अकेला नहीं छोड़ा। वह जंगल के किनारे तक उनके पीछे गया। उसने हवा के भंवरों को प्रकट किया और उनके सामने गायब हो जाता था। इससे गहरे आतंक का एहसास हुआ। स्थानीय लोग इन कहानियों को अच्छी तरह जानते हैं। वे जानते हैं कि सासी पेरेरे केवल बच्चों की कहानियों का एक शरारती पात्र नहीं है। यह जंगल की एक रहस्यमय और परेशान करने वाली शक्ति है। सासी के साथ मुठभेड़ गहरे निशान छोड़ सकती है। यह सभी को याद दिलाता है कि जंगल के अपने अंधेरे रखवाले हैं। एक अनुभवी शिकारी पेड्रो ने एक और भी परेशान करने वाली कहानी साझा की। अपनी एक रात की यात्रा के दौरान उसने एक पैर के निशान पाए। वे जंगल की नम जमीन पर थे। निशानों का पीछा करते हुए वह तने में छेद वाले एक पुराने पेड़ के पास पहुंचा। वहां उसे सासी की लाल टोपी मिली। जब उसने टोपी लेने की कोशिश की तो कहीं से भी एक हिंसक भंवर उभरा। उसने उसे दूर फेंक दिया। पेड्रो ने एक दुष्ट हंसी सुनी। ऐसा लग रहा था जैसे यह एक ही समय में सभी दिशाओं से आ रही हो। पेड्रो घर लौट आया। उस रात के बाद से पेड्रो का कहना है कि उसे अपनी खिड़की के बाहर परछाइयां चलती हुई दिखती हैं। जब भी वह जंगल में अकेला होता है तो उसे सासी की हंसी सुनाई देती है। यदि आप कभी जंगल में चलते समय कोई अजीब हंसी सुनते हैं या अप्रत्याशित हवा का बवंडर देखते हैं तो सावधान रहें। यह सासी पेरेरे हो सकता है। वह एक ऐसा मजाक करने को तैयार है जिसे आप कभी नहीं भूलेंगे। यह कुछ और भी बुरा हो सकता है। कॉर्पो सेको। ब्राजील के जंगलों की गहराइयों में पुराने पेड़ों और भूले हुए रास्तों के बीच एक किंवदंती मौजूद है। यह एक ऐसी किंवदंती है जो सबसे बहादुर लोगों को भी डरा देती है। यह कॉर्पो सेको की कहानी है। यह प्राणी किसी भी अन्य से अधिक भयावह है। कॉर्पो सेको अपनी जीर्ण शीर्ण उपस्थिति और प्रतिशोध की अतृप्त प्यास के लिए जाना जाता है। कॉर्पो सेको की किंवदंती एक ऐसे व्यक्ति से शुरू होती है जो अपनी बुराई के लिए जाना जाता था। वह अपने आसपास के सभी लोगों के प्रति क्रूर था।
वह ऐसे अत्याचार करता था जिनका सामना करने की कोई हिम्मत नहीं करता था। जब अंततः उसकी मृत्यु हुई तो न स्वर्ग और न ही नर्क उसे स्वीकार करना चाहते थे। उसकी दुष्टता इतनी अधिक थी, दंड के रूप में उसे पृथ्वी पर भटकने के लिए शाप दिया गया। उसका शरीर हमेशा सड़ रहा था और उसमें कोई मांस नहीं था, केवल सूखी त्वचा भंगुर हड्डियों पर खिंची हुई थी। कहा जाता है कि कोर्पो सेको जंगलों और एकांत स्थानों में छिपकर अकेला यात्रियों का इंतजार करता है। जो लोग उससे मिलने का दुर्भाग्य रखते हैं वे उसकी कंकाल जैसी आकृति के भयानक दृश्य को कभी नहीं भूलते। उसकी खाली आंखें सीधे आत्मा में झांकती हुई प्रतीत होती हैं। एक रात लुकास नाम का एक युवक जंगल के पास एक छोटे से गांव में रहता था। उसने अपनी बहादुरी साबित करने का फैसला किया। बड़ों की चेतावनियों को नजरअंदाज करते हुए वह जंगल के अंधेरे में चला गया। लुकास शिकार करने और अपनी बहादुरी का सबूत वापस लाने के लिए दृढ़ था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ता गया, जंगल घना होता गया। हवा भारी महसूस हो रही थी। लुकास ने अपने चारों ओर एक ठंडी और भयावह उपस्थिति महसूस की। इसके बावजूद वह आगे बढ़ता रहा। अचानक उसने सूखे कदमों की आवाज सुनी। यह अदृश्य पैरों के नीचे शाखाओं के टूटने जैसा था। युवक रुक गया और उसने अपने चारों ओर देखा। हालांकि उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। अब वह और अधिक सावधानी से चलता रहा। जल्द ही उसे चांदनी से जगमगाता एक खुला स्थान मिला। बीच में एक आकृति स्थिर खड़ी थी। एहसास होते ही लुकास का दिल जम गया। वह कोर्पो सेको के सामने था। प्राणी ने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। इससे एक ऐसा चेहरा सामने आया जो आतंक का मुखौटा था। सूखी त्वचा हड्डियों से चिपकी हुई थी। उसके होंठ नहीं थे, केवल एक भयावह मुस्कान में खुले दांत थे। लुकास ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर आज्ञा का पालन नहीं कर रहे थे। कोर्पो सेको उसकी ओर बढ़ने लगा। हर कदम निराशा की गूंज था। जब अंततः वह हिल पाया तो लुकास पहले से कहीं तेजी से भागा। उसने अपने गले पर प्राणी की बर्फीली सांस महसूस की। उसने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। गांव पहुंचने पर लुकास हाँफ रहा था और भयभीत था। लुकास ने अपनी कहानी सुनाई। भय से पीले पड़े निवासियों ने अपनी खिड़कियां और दरवाजे मजबूत कर लिए। वे जानते थे कि कोर्पो सेको अब उन तक पहुंचने का रास्ता जानता था। अगली रातें पूर्ण सन्नाटे से भरी थीं। केवल हवा की फुसफुसाहट, जिसमें उदास हंसी सुनाई देती थी, उसे बाधित करती थी। एक और भी अधिक भयावह कहानी क्लारा नाम की एक महिला के बारे में है। वह जंगल के किनारे अकेली रहती थी। क्लारा स्थानीय किंवदंतियों के बारे में संशयवादी होने के लिए जानी जाती थी। यह उस रात बदल गया जब उसे कोर्पो सेको अपने ही घर में मिला। क्लारा ने आंगन से आती आवाजें सुनी। जांच करने पर उसे अपने दरवाजे तक जाती हुई सूखी पदचिह्नें मिलीं। घर के अंदर हवा ठंडी थी। एक सड़ी हुई गंध वातावरण में फैल गई थी। जब वह कमरे में घुसी तो उसने कंकाल जैसी आकृति को देखा। वह उसकी खिड़की के पास खड़ी थी। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया दे पाती, कोर्पो सेको आगे बढ़ा। उसकी हड्डियों वाली हाथों ने क्लारा का गला जकड़ लिया। क्लारा ने बेतहाशा संघर्ष किया। हालांकि प्राणी की शक्ति अमानवीय थी। अंतिम क्षण में वह दीवार पर टंगी एक क्रॉस तक पहुंचने में सफल रही। क्लारा ने क्रॉस को राक्षस की छाती पर दबाया। कोर्पो सेको एक दर्दनाक चीख के साथ पीछे हट गया। वह अंधेरे में गायब हो गया। क्लारा बच गई, लेकिन कंकाल जैसी उंगलियों के निशान उसके गले पर रह गए। वह फिर कभी पहले जैसी नहीं रही। कोर्पो सेको की किंवदंती एक भयानक चेतावनी है। यह किसी ऐसे दुष्ट व्यक्ति का भूत है जिसकी आत्मा को मृत्यु भी स्वीकार नहीं करना चाहती थी। वह जंगलों में भटकता है, उन लोगों का इंतजार करता है जो अज्ञात को चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। यदि आप किसी एकांत रास्ते पर हैं, हवा अचानक ठंडी महसूस होती है या आप अपने पीछे सूखे कदम सुनते हैं, तो दौड़ो। यह कोर्पो सेको हो सकता है जो अपने अगले शिकार की तलाश में है। याद रखें कि वह केवल बदला नहीं चाहता, वह अपने शाश्वत कष्ट के लिए संगति भी चाहता है। मतिंटा पेरेरा। ब्राजील के ग्रामीण इलाकों की अंधेरी और शांत रातों में कई लोगों ने मतिंटा पेरेरा की तीखी और डरावनी सीटियां सुनी हैं। इस रहस्यमयी आकृति को एक कमजोर और झुकी हुई दिखने वाली बूढ़ी महिला के रूप में वर्णित किया गया है। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हैं। कहा जाता है कि वह एक पक्षी में बदल सकती है।
वह उन लोगों के घरों में जाती है जो उसे चुनौती देने की हिम्मत करते हैं। मतिंटा पेरेरा की किंवदंती एक बूढ़ी महिला की कहानी से शुरू होती है। अफवाहों के अनुसार वह जादू टोना करती थी। वह जंगल में अकेली रहती थी। आसपास के गांव के सभी निवासी उससे डरते थे और उससे बचते थे। जब उसकी मृत्यु हुई तो ग्रामीणों ने सोचा कि वे उसके प्रभाव से मुक्त हो गए हैं। हालांकि उसकी मृत्यु के तुरंत बाद एक अजीब पक्षी दिखाई देने लगा। वह परेशान करने वाली तरीके से सीटी बजाता था। वह रात के दौरान गांव के घरों में जाता था। एंटोनियो नाम का एक किसान संशयवादी होने के लिए जाना जाता था। उसने किंवदंती को चुनौती दी। जब सीटी की आवाज उसके घर के पास गूंजी तो एंटोनियो ने पक्षी पर चिल्लाया। उसने कहा कि अगर मतिंटा असली है तो वह अंदर आकर थोड़ी कॉफी पी ले। सीटी तुरंत बंद हो गई। माहौल शांत और भारी हो गया। अगली सुबह एंटोनियो को अपने बरामदे पर एक बूढ़ी महिला के पदचिह्न मिले। धुएं की गंध हवा में फैल गई थी। उस रात एंटोनियो खरोंचने की आवाज से जाग गया। ये खिड़की से आ रही थी। जब उसने अपनी आंखें खोलीं तो उसने मतिंटा पेरेरा की झुकी हुई आकृति को देखा। उसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थीं। उसने वह कॉफी मांगी जिसका उसने वादा किया था। डर से कांपते हुए एंटोनियो ने उसे कॉफी परोसी। उसने धीरे धीरे पिया और अपनी आंखें उस पर स्थिर रखीं। गायब होने से पहले उसने फुसफुसाते हुए कहा कि मरे हुओं को कभी चुनौती न दें, नहीं तो आप अगले होंगे। तब से मतिंटा पेरेरा की किंवदंती फैल गई है। किसी और ने उसे उकसाने की हिम्मत नहीं की है। उसकी सीटियां अंधेरी रातों में सुनाई देती रहती हैं। हर आवाज एक याद दिलाती है कि वह अभी भी वहां है। वह इंतजार कर रही है कि कोई उसे फिर से चुनौती देने की गलती करे। ये ब्राजील की कुछ सबसे डरावनी शहरी किंवदंतियां थीं। उनमें से हर एक सदियों के डर, रहस्य और अंधविश्वास को समेटे हुए है। यह दिखाता है कि अज्ञात हमेशा हमारे सबसे बुरे डर को जगाता है। चाहे प्रतिशोधी आत्माओं से मुठभेड़ हो, अलौकिक प्राणी हो या पैतृक श्राप, ये कहानियां हमें एक बात याद दिलाती हैं। दुनिया में जितना हम देख सकते हैं उससे कहीं ज्यादा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे पसंद करना और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस तरह आप लोक कथाओं के सबसे गहरे पक्ष में हमारी कोई भी भविष्य की खोज नहीं छोड़ेंगे। टिप्पणियों में बताएं कि इनमें से किस किंवदंती ने आपको सबसे ज्यादा डराया। यदि आप अपने क्षेत्र की अन्य डरावनी कहानियां जानते हैं तो साझा करें। अगली बार जब आप हवा में फुसफुसाहट सुनें तो याद रखें, यदि आप धूल का बवंडर देखते हैं या यदि आप एक अकथनीय उपस्थिति महसूस करते हैं, इसे नज़रअंदाज करने से पहले 2 बार सोचें। किंवदंतियां प्राचीन हो सकती हैं, हालांकि वे जो डर पैदा करती हैं वह हमेशा की तरह वास्तविक है। देखने के लिए धन्यवाद और अगली बार तक सुरक्षित रहें और अपनी बत्तियां जलाए रखें।